अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने आपको पढ़ाया था कैटलिस्ट किस तरह से केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको इफ़ेक्ट करता है। हमने कैटलिस्ट डिटेल में पढ़ा, कैटलिस्ट पढ़ाया, मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई। देन हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ कैटालिसिस पढ़ा। दो टाइप्स थी मेन, एक थी होमोजीनियस और एक थी हेट्रोजीनियस। हमने बेटे सारे के सारे फैक्टर जो है इफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर लिए। आपकी बुक में यहाँ पे जब आप नेम्स में देखते हो तो यहाँ पे 3 नेम जो थे वो मेंशन थे, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं, हमने पहले क्या पढ़ा, हमने कंसंट्रेशन पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, एंड इन द एंड मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, कैटलिस्ट पढ़ाया। अगर यहाँ पे आप लोग आओ तो बेटे एक और फैक्टर भी आपको दिया गया है, सरफेस एरिया, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दी गई। मैं आपको जस्ट थोड़ा सारा हिंट दे दूँ, थोड़ा सारा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि इन केस अगर ये आ जाता है तो वहाँ पे आप लोग परेशान ना हो, आप लोग लिख सको। वैसे ये एक्सप्लेनेशन में नहीं दिया गया, एक्सप्लेनेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं आपकी बुक में, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। यहाँ पे थर्ड फैक्टर बेटे एक लिखा हुआ है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है, ठीक है, ये सरफेस एरिया किसी भी सॉलिड रिएक्टेंट का बेटे एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। किसी भी के हम अगर हमें पता चले कि कोई भी रिएक्शन हमारा जो है वो कितना फास्ट प्रोसीड कर रहा है, तो उस केस में जो आपके पास सरफेस एरिया आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली इन हिट्रोजीनियस रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व हों, जहाँ पे सॉलिड भी इन्वॉल्व है, गैस इन्वॉल्व है, लिक्विड इन्वॉल्व है, यानी कि वो रिएक्शन जो हिट्रोजीनियस होते हैं वहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन टिपिकली अगर एक्सपोज्ड सरफेस हो ना सॉलिड पार्टिकल्स की, तो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो क्या करता है, वो प्रोसीड करता है, तेज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा बेटे, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात आपने इसमें याद रखनी है। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, किस तरह होता है, जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, ठीक है, फॉर कोलिजन, उनको ज़्यादा स्पेस मिलता है किस चीज़ के लिए, कोलाइड करने के लिए। और आपको पता है जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, हमने पहले भी ये फिनोमेना पढ़ा था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है कोलिजन की बेटे वो क्या हो जाती है, वो हाई हो जाती है, और जब कोलिजन इफेक्टिव होगी तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, वो भी फास्टर होगा। क्लियर हो गया। यानी कि मैंने क्या बता दिया कि सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। व्हाई, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होने से केमिकल रिएक्शन इंक्रीज क्यों होता है, तो वहाँ पे बेटे आपने परेशान नहीं होना, आप सिंपली वहाँ पे बता के आ सकते हो। क्या लिख सकते हो, जैसे सपोज मैंने क्या कहा कि जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि आपको एक्सपोज्ड एरिया मिलता है, ज़्यादा एरिया मिलता है, किसको, पार्टिकल्स को। किस चीज़ के लिए बेटे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के लिए, कोलिजन करने के लिए उनको ज़्यादा एरिया मिल जाता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ती है तो उस तरह फिर कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। और आपको पता है कि जितनी कोलिजन इफेक्टिव होती है उतना ही रिएक्शन रेट जो है वो क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। इज दैट क्लियर। और इसकी अगर कॉमन एग्जांपल आप लिख देना तो इसी कॉमन एग्जांपल पे आप लोग लिख सकते हैं कि द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला है, CaCO3, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या है, HCl है। सरफेस एरिया में जब जैसे मैंने आपको डिफाइन किया, अगर एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिख दोगे, अ रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इज दैट क्लियर। तो बेटे ये क्या था, ये मैंने जो चौथा फैक्टर था डेट इज सरफेस एरिया, इसके बारे में भी थोड़ा सारा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हमने ये चारों के चारों हमारे जो फैक्टर थे, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड कैटलिस्ट, ये कंप्लीट हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। फैक्टर हमने कंप्लीट कर लिए। फैक्टर्स के बिल्कुल एंड पे अपनी बुक का पेज नंबर 153 बेटे आप लोग ओपन करो। पेज नंबर 153 पे आपको क्विक चेक दिया गया है, बिल्कुल कैटलिस्ट जहाँ से हमारा टॉपिक खत्म हुआ था उसके एंड पे
क्विक चेक आपके पास है, 3 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। पहला पार्ट आपके पास क्या दिया गया है, आपको पहला पार्ट दिया है कैन अ कैटलिस्ट बी कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन, वाई और वाई नॉट। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम पढ़ के भी आए हैं कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, आपको पता है कि कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या कर रहा है, उसके जो स्पीड है उसको क्या कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है, तेज कर रहा है, रिएक्शन तेजी से प्रोसीड होगा और कंप्लीट होगा। तो आपसे पूछा हुआ है कि जब कोई सी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ होता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसी तरह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो मौजूद रहेगा। इसका आंसर आप लोग देंगे। इसका आंसर मैं आप लोगों को ओरली समझाती हूँ बेटे, इसको आप लोग अपनी वर्डिंग्स में लिखें। नो अ कैटलिस्ट इज जनरली नॉट कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन जनरल 90% अगर हम देखें तो कैटलिस्ट जो हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूम नहीं होते, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि इट अल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सिर्फ अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज करना। ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन के जो उसका रेट है, जो हम रेट पढ़ रहे हैं ना केमिकल रिएक्शन का रेट, उस रेट को ये क्या करते हैं, चेंज करते हैं या अल्टर करते हैं। आप सिंपल लिखोगे इट अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग केमिकली कंज्यूम्ड और परमानेंटली चेंज इटसेल्फ एट द एंड ऑफ रिएक्शन। इनका काम क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं विदाउट बीइंग केमिकली कंज्यूम। ये वहाँ पे केमिकली कंज्यूम नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, ये बल्कि क्या करते हैं, परमानेंटली चेंज इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप को चेंज कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जब आपके पास क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो आप सिंपल लिख लोगे कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन और दे अल्टरनेट द पाथवेज और दे लोड द एक्टिवेशन एनर्जी, बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये क्या होंगे, ये कंज्यूम नहीं होंगे। इज दैट क्लियर, लिख लोगे बेटे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पे अगर आप लोग आओ, एक्सप्लेन वेदर द रिएक्शन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस कैटलिस्ट। आपको एक रिएक्शन दिया गया और आपसे पूछा गया है कि ये रिएक्शन जो है बेटे, इज दिस हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हमने 2 तरह के रिएक्शन पढ़े थे अभी, इससे जो हमने पीछे लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। तो आपको यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, किसकी फॉर्मेशन दी हुई है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि आपके पास SO3 बना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना है, किससे, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन से, ठीक है। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है, V2O5 बेटे, ये यहाँ पे कैटलिस्ट भी यूज हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी यहाँ पे यूज हो सकती है, बहुत सारे रिएक्टेंट यहाँ पे जो कैटलिस्ट है इस रिएक्शन में यूज हो सकते हैं। SO2 की चीज़ का फॉर्मूला है, आप लोगों को मैंने बताया था सल्फर डाइऑक्साइड का, और ये क्या है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है। ये कंबाइन हुआ आपके पास क्या बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, ठीक है। यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट बेटे 2-3 तरह के केमिकल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट मैंने आपको पहले बताया NO भी हो सकता है। NO क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। फिर यहाँ पे V2O5 भी एज ए कैटलिस्ट यूज हो सकता है। तो आपसे क्या पूछा था कि ये रिएक्शन आपने ये बताना है कि ये होमो है या ये हेट्रो है। तो इस रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट SO2 और O2 और जो कैटलिस्ट है वो क्या है, इन गैसियस फेज है, यानी कि उनका फेज क्या है, गैस फेज है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और जो बना है वो भी गैस है, और जो यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है ना वो भी क्या है, NO, वो भी गैस है। तो जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट जो है वो सेम टाइप में होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। तो ये रिएक्शन क्या है जो आपको एग्जांपल दी हुई है, दिस इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। क्लियर हो गया, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, रिएक्शन भी, और बता भी दिया कि ये होमो क्यों है, क्योंकि ये एक ही फेज में है, ठीक है। ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, इवन इनका जो कैटालिसिस है वो भी गैस में है, ठीक है। सेम फेज में होने की वजह से इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट सी की तरफ। ड्रा एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम टू शो अ टिपिकल अनकैटलाइज्ड रिएक्शन एंड एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। आपने 2 डिफरेंट चीजें जो है वो मेंशन करनी है। एक है नंबर 1 द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन।
आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, एक डायग्राम ड्रॉ करनी है जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। उस डायग्राम में बेटे आपने दोनों चीज़ों को मेंशन करना है कि अगर कैटालिसिस वहाँ पे हो और अगर कैटालिसिस जो है वो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन हो अवेलेबल नाउ, देन व्हाट हैपन। तो इसको आप लोग लिखेंगे भी और इसको आप लोग एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। सिंपली आपने डायग्राम बनानी है, डायग्राम बना के आपने उसको एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोग पीछे आओ, आपकी बुक में इसकी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग आए, ये देखो, ये ठीक है, ये आपको डायग्राम दी हुई है। यहाँ पे क्या है, ये आपके पास ये डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम पेज नंबर बेटे, पेज नंबर 152 पे आपके पास डायग्राम है जो आपके क्विक चेक के क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है। आपने ये डायग्राम बनानी है। यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें शो की गई हैं, एक तो है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटालिस्ट, एक है एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटालिस्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। वाई एक्सिस ये क्या आपके पास आ गया, एक्स एक्सिस आ गया। वाई एक्सिस पे हमने क्या शो किया, हमने शो किया यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, सॉरी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हमने एक्स एक्सिस पे शो की। वाई पे हमने क्या शो किया, एनर्जी शो की। देन आपने बताना है, आपने ये डायग्राम बनानी है और इसी डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना है। पहले आप हेडिंग दे देना, आपसे क्या पूछा है कि अगर एन कैटालिसिस वहाँ पे अवेलेबल ना हो तो क्या होगा। तो आपने बताना है कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन अनकैटालाइज्ड पाथवे ये शो करेगा, ठीक है। और जो एंजाइम जब यहाँ पे आपका कैटालिस्ट अवेलेबल होगा तो क्या होता है कि आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। उसकी पीक जो है वो लो होगी। ये डायग्राम आप बनाओगे और इसी डायग्राम को आप लोग जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करेंगे। और ये क्वेश्चन हमने सारा पढ़ा है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा आप लिखोगे और ये डायग्राम आपने उस क्वेश्चन के आंसर में बेटे बनानी है। क्लियर हो गया, समझ आ गई ना। सी पार्ट में आप लोगों ने वो डायग्राम ड्रॉ करनी है जो मैंने आप लोगों को बता दी। क्लियर, ये हमारा क्विक चेक 7.5 कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा आज का टॉपिक था बेटे, उसे हम कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बल्कि पेज नंबर 154 पे आए, 154 टॉपिक हमारा है बेटे 7.4 रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, बहुत इजी हैं, ये आज हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। नंबर 1 क्या है, 7.4.1 रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। The rate of chemical reaction at a given temperature may depend on the concentration of one or more reactant and product. The representation of a rate of a reaction in terms of concentration of reactant is known as rate law. A rate law is an equation that relates the rate of reaction to the concentration of reactant raised to various powers according to the experimental data. For a general reaction between A and B, where A moles of A, B moles of B react to form C moles of C and D moles of D, we can write the equation as, where X and Y are the experimentally determined values that may or may not be equal to the coefficient of the reactant in the balanced chemical equation as A and B in the above equation. This expression is called rate equation. The bracket represents the molar concentration and the proportionality constant K is called rate constant for the reaction if A and B rate of reaction is equals to K. The rate constant can be defined as the specific rate constant of a chemical reaction is the rate of reaction when concentration of the reactant are unity under the given condition. K remains constant but it change with temperature. मैंने जिस टॉपिक की अभी रीडिंग की है डैट इज़ रेट लॉ, क्या कहते हैं उसको हम लोग, रेट लॉ कहते हैं या उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ। व्हाट इज़, पहले हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है बेटे, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, जो भी आपको गिवन टेम्परेचर दिया गया है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। अगर वो 1 हैं या 2 भी होते हैं, इवन 3 भी होते हैं, ठीक है, तो उनका जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है उन दोनों की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर। और ये जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है, उसको रिप्रेजेंट करने का जो
मेथड होता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो एक पूरा तरीका है इन टर्म्स ऑफ देयर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, नॉट प्रोडक्ट। किसकी कंसंट्रेशन की बात हो रही है बेटे, रिएक्टेंट की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज रेट लॉ। आपको मैं एग्जांपल देके इसको समझाती हूँ, आप लोग इधर देखो, अगर हम लोग इसी सिंपल एग्जांपल करते हैं, ठीक है। सपोज करो हमारे पास क्या चीज़ यहाँ पे गिवन है, हमें दिया हुआ है, मैंने आपको क्या कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो एट गिवन टेम्परेचर जो उसका रेट होता है केमिकल रिएक्शन का, वो बेटे किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर। साथ फिर मैंने एक और चीज़ बताई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट लॉ। रेट का लॉ क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया मैंने, क्या कह दिया कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करें इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन इट इज नोन एज रेट लॉ। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेट लॉ कहेंगे। कॉमन एग्जांपल हम इसकी लेते हैं, अगर आप लोग सपोज करो मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है, कोई भी जनरल रिएक्शन मैं लिखती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कैपिटल ए, साथ में इसके लिख देती हूँ स्मॉल ए, ठीक है। कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी, सपोज, ठीक है। ऐसे इस ए को इधर लिख लेते हैं, चलो ठीक है, एक जैसा हो जाएगा। अच्छा ये रिएक्शन, ये क्या हो गया, हमारे पास दो प्रोडक्ट हो गए और ये आपके पास रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट कंबाइन हुए, हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट ऐसे बन गए, ठीक है। ये सी है बेटे, ठीक। अब ये रिएक्शन हो रहा है किसके दरमियान में, ए और बी के दरमियान में। किस में रिएक्शन हो रहा है, किसके दरमियान में, ए और बी के दरमियान में हो रहा है। स्मॉल ए और स्मॉल बी जो हैं ये क्या चीज़ें हैं, दीज आर मोल्स। इनको हम लोग क्या कहेंगे, मोल्स। क्या कहेंगे, मोल्स। ए जो है, ए जो है ये क्या है, मोल ऑफ कैपिटल ए, यानी कि जो रिएक्टेंट ए है उसका मोल क्या है, स्मॉल ए है। इसी तरह जो बी है वो क्या है, मोल्स ऑफ बी, ठीक है, कैपिटल बी, ये आपने याद रखना है। और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी बेटे, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनने हैं। इनमें हमारे पास जो स्मॉल सी है वो कैपिटल सी के मोल्स हैं, और ये जो मैंने स्मॉल डी लिखा ये किसके मोल्स हैं, स्मॉल डी इज अ मोल्स ऑफ कैपिटल डी। क्लियर। अच्छा, अब हम अगर मैं कहती हूँ कि ये जो मैंने पूरा इक्वेशन लिखी है, जो मैंने पूरा रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन का आप लोग रेट लिखें, ठीक है। तो हम इसका रेट कैसे लिखते हैं बेटे, उसको लिखने का, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, के, और उसको हम इन्वर्टेड स्टेप ब्रैकेट्स में डालते हैं, ए के बाहर आप लोग एक्स लिखोगे, यहाँ पे बी, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे। अभी हमने डिफाइन किया ना, अभी मैंने आपको बताया कि द रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, मेथड, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसको बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ रिएक्टेंट की बात जब हम करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे रेट लॉ। ये जो मैंने रेट लिखा है दिस इज नोन एज रेट लॉ। और कब होगा, जब सिर्फ और सिर्फ मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जो है वो शो करूंगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अब मैंने ये इक्वेशन पूरी लिखी है, ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन की है, एक्स एंड वाई, ठीक है। क्या मैंने मेंशन किया है, एक्स एंड वाई। एक्स और वाई जो है एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन वैल्यू है, ये वाई है, सॉरी बेटे मैंने गलती से यहाँ पे एक्स लिख दिया, एक्स और वाई क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं। ये इक्वल भी हो सकती हैं और इक्वल मे नॉट भी इक्वल हो सकती हैं, और मे भी इक्वल हो सकती हैं, यानी कि इक्वल भी हो सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती। किसके कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के जो है ये इक्वल हो भी सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती है। और इस पूरी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज रेट इक्वेशन। और यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट डाली है, ये ब्रैकेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये जो ब्रैकेट मैंने यूज़ किया, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करती है मोलर कंसंट्रेशन को, ठीक है, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे के है हमारे पास, के, ठीक है, स्मॉल के को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनली स्मॉल के क्या आ गया हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और इस के को हम लोग रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसको भी हम डिफाइन कर रहे हैं। और अगर सपोज करो आपके पास जो ए है, ए की वैल्यू बेटे 1 हो, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, सपोज करिए हमने।
इसी तरह जो बी है, बी की वैल्यू भी अगर आपके पास 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो, देन आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इस केस में जब दोनों की वैल्यूज़ 1 1 होंगी तो क्या हो जाएगा? के, यही लगाएंगे ना हम, यहाँ पे ए की वैल्यू लगाएंगे, ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1, ठीक है, और ऊपर हम x लगाएंगे, b की वैल्यू क्या है? 1 1 लगा ली, ऊपर मैंने क्या लगा लिया? y। अगर मैं ये ब्रैकेट्स खोल दूँ तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? k मल्टीप्लाई बाय 1x मल्टीप्लाई बाय 1y, ठीक है। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 ही आता है। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? k आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये हमने किस चीज़ को ये डिफाइन कर दिया? ये हमने फाइन कर दिया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसकी इक्वल है? वो इक्वल है k के इक्वल है। अब अगली चीज़ आती है रेट कांस्टेंट। व्हाट इज़ रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट क्या होता है बेटे? वो स्पेसिफिक रेट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो क्या, उसको आप किस तरह डिफाइन कर सकते हो? द रेट ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन का रेट जब रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए? यूनिटी हो जाए, यानी कि 1 हो जाएगी, तो हम उसको क्या कहेंगे? जब आपकी के की वैल्यू बेटे क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी एट गिवन टेम्परेचर, जो भी गिवन टेम्परेचर है उस पर आपकी के जो है वो कांस्टेंट रहे, तो इस तरह की चीज़ को हम लोग के को क्या कहेंगे? डैट इज़ नोन एज रेट कांस्टेंट। क्या कह लूँगी उसको मैं? रेट कांस्टेंट कह लूँगी। मैं दोबारा एक दफ़ा इसके मेन पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ, रिवाइज कर देती हूँ, आप लोग सुने। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया रेट लॉ। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताई थी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है दोनों की कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी। दूसरी बात हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या की कि केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन का वो मेथड, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से इसको रिप्रेजेंट करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेट इज नोन एज रेट लॉ। हमने क्या पढ़ लिया? रेट लॉ पढ़ लिया। कॉमन एग्जांपल मैंने आपको ये दी, ठीक है, ये दो रिएक्टेंट हैं, कंबाइन होकर क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। यहाँ पे जो स्मॉल a था ये क्या था? मोल्स ऑफ a, b क्या था? मोल्स ऑफ b, इसी तरह स्मॉल c मोल्स ऑफ c, स्मॉल d क्या था? मोल्स ऑफ कैपिटल d थे। फिर हमने एक और चीज़ लिखी कि इनका जो रेट है, किसी भी इक्वेशन का जो रेट है उसको हम किस तरह लिखते हैं? k इज इक्वल टू a x b और y। अब ये जो ब्रैकेट्स मैंने डाली हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं बेटे? दे रिप्रेजेंट मोलर कंसंट्रेशन। k यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी? x और y के हैं, ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन वैल्यूज़ हैं जो मे और मे नॉट बी इक्वल होती हैं टू द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, देन हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हमने उसकी वैल्यू फाइंड की, k आ गई। अब ये जो k हमारा आया है, दिस k इज़ नोन एज रेट कॉन्स्टेंट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेट कॉन्स्टेंट। रेट कांस्टेंट को आप लोग किस तरह डिफाइन करोगे कि द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन है जब किसी भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? आर यूनिटी, यानी कि आपके पास उसकी वैल्यू जो है के आएगी। अगर वो 1 होगी तो हम उसको क्या कह लेंगे? यूनिटी कह लेंगे। तो आप सिंपली इसको डिफाइन करेंगे क्या? The proportionality constant k is the rate law equation and is called rate constant। ये k को हम लोग क्या कहते हैं? rate constant कहते हैं। और जो rate constant है ये क्या है? ये concentration ऑफ, ये तब होगा जब reactant की concentration जो है वो क्या होंगी? यूनिटी होंगी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊँ बेटे, जो वैल्यू ऑफ k है, ठीक है, अंडर किसी भी कंडीशन स्पेसिफिक है, ठीक है, फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है, और इट रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है फॉर ए रिएक्शन एट फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। और जिस तरह अगर टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है तो ये भी जो है सिग्निफिकेंटली क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये भी कांस्टेंट ही रहेगी। और इसी तरह फिर मैं और एक इसी तरह आप याद रखोगे, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है ना, अगर हम कहें कि एन इंक्रीज इन टेम्परेचर जनरली लीड्स टू एन इंक्रीज इन द रेट कांस्टेंट, और जब रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा रिएक्शन रेट है वो भी क्या हो जाएगा? फास्टर हो जाएगा। इन द एंड मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बता दिया 3 हमने पॉइंट्स यहाँ पे पढ़े हैं। कितने पॉइंट्स पढ़े हैं? 3 मेन पॉइंट्स पढ़ लिए हैं कि जब आपका टेम्परेचर बेटे फिक्स्ड होगा,
3 मेन पॉइंट्स हैं, याद रखने हैं। पहला क्या था, जब हमारा टेम्परेचर फिक्स्ड होगा, जब टेम्परेचर फिक्स्ड होगा तो K की वैल्यू जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि अगर टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली चेंज होगा तो आपका रेट कांस्टेंट भी जो है वो भी चेंज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है इसका मतलब है आपका रिएक्शन भी जो है वो क्या हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, तेजी से जो है वो प्रोसीड करेगा। इज दैट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने एक छोटा सा टॉपिक था दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ जो है मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज रिएक्शन ऑर्डर। ठीक है, रिएक्शन ऑर्डर को हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज रिएक्शन ऑर्डर, छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं ख़त्म करवा देती हूँ अभी। ठीक है, the exponent x or y in the above equation gave the order of reaction with respect to an individual reactant. The order of a reaction with respect to a specific reactant is the exponent applied to that reactant concentration within the rate equation. Thus, the reaction is of order x with respect to A and of order y with respect to B. The overall order of reaction is x plus y. The order of a reaction defines how the reactant concentration influences its rate. For a single reactant, the order is simply the concentration power in the rate reaction. The chemical reaction are classified as 0, first, second, third order reaction. The order of reaction provides valuable information about the mechanism of a reaction. It is crucial to differentiate between order considering a single reactant and the overall reaction order. Take equation for the reaction of nitrogen 2 and oxide NO, nitrogen 2 oxide NO with hydrogen and oxygen. This reaction is first order with respect to hydrogen, second order with respect to NO and third order overall. हमने क्या पढ़ा, एक छोटा सा टॉपिक है आपका दैट इज नोन एज रिएक्शन ऑर्डर। व्हाट इज रिएक्शन ऑर्डर? रिएक्शन ऑर्डर क्या होता है बेटे, द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक रिएक्टेंट इज द एक्सपोनेंट अप्लाइड टू दैट रिएक्शन कंसंट्रेशन विद इन द, आपके पास क्या आएगा, रेट इक्वेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ होती है बेटे, किसी भी स्पेसिफिक रिएक्टेंट का जब उसको हम लोग उनके ऊपर उनकी एक्सपोनेंट्स अप्लाइड करें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रिएक्शन ऑर्डर। हमने अभी जो एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाई जहां पे मैंने x और y मेंशन किया था बेटे, वो क्या था, x जो था वो ऑर्डर था विद रिस्पेक्ट टू a और जो y था वो रिएक्शन ऑर्डर था विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हुई, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग आए, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा था a के ऊपर मैंने क्या मेंशन किया था x, b के ऊपर मैंने क्या मेंशन किया था y। ये जो x है ये क्या है, रिएक्शन ऑफ ऑर्डर, ये क्या है, रिएक्शन ऑफ ऑर्डर है किसका, a का। और यहाँ पे जो b के ऊपर y है ये क्या है, रिएक्शन ऑफ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, यानी कि x और y बोथ आर ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू a एंड विद रिस्पेक्ट टू क्या कह लेंगे हम लोग, b। और इसी तरह अगर ये तो विद रिस्पेक्ट टू ए बता दिया, विद रिस्पेक्ट टू बी बताया, अगर मैंने बताना हो कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा तो मैं कह लूँगी वो क्या है, एक्स प्लस वाई है। यानी कि दोनों के अलग अलग ऑर्डर जो थे ना, ए का अलग था बी का अलग था, तो अगर ओवरऑल लिखेंगे तो हम क्या कह लेंगे, एक्स प्लस वाई कह लेंगे। क्लियर आ गया? अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटे, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो हमें डिफाइन कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, किसी भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, जैसे हमने ये रिएक्शन लिखा था शुरू में, किसी भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्शन रेट को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है, उसका उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आता है। और अगर ओवरऑल ऑर्डर आपने लिखना है तो हम कैसे लिख देंगे, x प्लस वाई लिख देंगे। अच्छा, मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल लेके हम ऑर्डर लिखते हैं। आप सपोज करो आपके पास कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, 2H2, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2NO है, आपके पास क्या बना है, N2, और साथ आपके पास क्या बन गया, वाटर, इसका फेज भी गैस है,
इसका फेस भी गैस है, इसका फेस भी गैस है और इसका फेस भी हमारे पास गैस है, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया? नाइट्रोजन, और साथ आपके पास क्या आ गया? वाटर आ गया इन द फॉर्म ऑफ गैस। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहती हूँ कि इसका हम लोग रेट लिखेंगे, ठीक है, इसका रिएक्शन ऑर्डर आपने लिखना है, इसका पहले रेट लिखेंगे। रेट क्या? जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, रिएक्शन रेट के, ठीक है। अगर मैंने ये यहाँ पे लिखना है तो मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करूँगी? मैं लिखूंगी रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटे मैं क्या लिख लूँगी? के मेंशन कर लूँगी, यहाँ पे क्या करूँगी? H2। यही चीज़ें हम मेंशन करते थे ना, जैसे हमने ऊपर की थी A और B की थी। यहाँ पे ये A है, ये B है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? A लिख लिया। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? NO लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 होता है ना, ये आपका इधर चला जाएगा, ठीक है। सिंपली आप इसको जस्ट ऐसे NO और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो पूरा मैंने रिएक्शन लिखा है, इसका रेट कांस्टेंट मैंने लिखा, अब ये इस रिएक्शन से क्या चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलेंगी। क्या? 3 मेन चीज़ें रिएक्शन शो कर रहा है। पहली चीज़ यहाँ पे क्या पता चलेगी? हमें पता चलेगा कि ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरी चीज़ हमें क्या पता चलेगी? कि ये सेकेंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू NO, ये फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू H2, और ये ओवरऑल अगर रिएक्शन देखें तो हमारे पास क्या आता है? अगर हम करें तो 1+2 आएगा। ये क्या है? इसी कंसंट्रेशन 1 है, इसी कंसंट्रेशन क्या है? 2 है। 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी x+y को मैंने ऐड कर लिया ना, यहाँ पे x क्या था? 1 था, y क्या था? 2 था, तो वो क्या हो गया? हमारा 3 आ गया। यानी कि ओवरऑल अगर रिएक्शन हम देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे x+y किया था, यहाँ पे हमने ओवरऑल रिएक्शन किया तो हमारा क्या आ गया? जो थर्ड ऑर्डर आ गया वो क्या आ गया? हमारा 3 आ गया। हमने बेटे जो रिएक्शन ऑर्डर्स हैं, रिएक्शन ऑर्डर्स को हम लोग बहुत सारी 2-3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड करते हैं। 3 मेन कैटेगरीज में बेसिकली इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, एक होता है सेकंड ऑर्डर, और एक आपका यहाँ पे आ रहा है थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्या है? विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, H2 है। सेकंड ऑर्डर क्या है? विद रिस्पेक्ट टू NO है। और यहाँ पे थर्ड ऑर्डर या ओवरऑल जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1+2 से। 1+2 इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये क्या हो गया? हमारा थर्ड ऑर्डर, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये हो गया। क्लियर हो गया? हमने आज के टॉपिक में क्या चीज़ पढ़ी बेटे? हमने एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, 3 मेन चीज़ें हमने पढ़ी। पहले हमने पढ़ा रेट लॉ, फिर हमने पढ़ा रेट कांस्टेंट, और तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ी। आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटे। इंशाल्लाह इसी को आगे लेकर फर्दर हम चलेंगे। अगले टॉपिक में मैं आप लोगों को रिएक्शन ऑर्डर की टाइप्स जो है वो पढ़ाऊंगी बेटे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे।